नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत जर्मनी साझेदारी को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आम नागरिकों के द्वारा निवेश का रास्ता खोलने के ऊपर चर्चा की जा रही है। इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विचार को लेकर के जो एडिटोरियल आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अमर जवान ज्योति नाउ मर्ज विथ वार मेमोरियल फ्लेम। और यह टॉपिक समान अध्ययन 1 के भारतीय विरासत से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, देश के लिए शहीद हुए जवानों के सम्मान में इंडिया गेट पर लगभग 5 दशकों तक लगातार जलती हुई अमर जवान ज्योति को कुछ 100 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिला दिया गया है। और मिलाने के बाद इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसे बुझा दिया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इंडिया गेट के खाली छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आपको यह ध्यान में रखना है कि इंडिया गेट पर जो खाली छतरी है वह 1968 से ही खाली है, जब किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटा करके उसे उत्तर पश्चिम दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में ले जाया गया था। अगर हम अमर जवान ज्योति की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1972 में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में गणतंत्र दिवस पर इसका उद्घाटन किया था। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अमर जवान ज्योति को लेकर के जिसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर हम इंडिया गेट की बात करें जहां पर अमर जवान ज्योति को रखा गया था तो उसे सर एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था और 12 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। इंडिया गेट को ब्रिटिश भारत के 83,000 से अधिक सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था जिनकी मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई थी। जैसा कि मैंने कहा कि अमर जवान ज्योति को अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति से मिला दिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्यों बनाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पे है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा फरवरी 2019 में लगभग 40 एकड़ के क्षेत्र में किया गया था। यह उन सभी सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्र भारत की विभिन्न लड़ाइयों, युद्धों, अभियानों और संघर्षों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अमर जवान ज्योति को भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का हिस्सा बनाया जाए। और यहाँ पर लगभग 50 दशकों से लगातार जलती हुई अमर जवान ज्योति को इस युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिला दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको इस न्यूज को पढ़ना है। आइए एक एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है सेटिंग सेल फॉर ए पावरफुल इंडिया जर्मन पार्टनरशिप। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में भारत और जर्मनी के बीच पार्टनरशिप को लेकर के बातें कही गई हैं। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और इसको देखते हुए जर्मनी के द्वारा भी अब भारत के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जर्मनी नौसेना का युद्धपोत बायर्न 20 जनवरी 2022 को मुंबई पहुंचा। और यहां पर कहा जा रहा है कि जर्मनी ने अब महसूस कर लिया है कि दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक केंद्र
काफी हद तक भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुकी है और इस क्षेत्र में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है और इसको देखते हुए भारत के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुधारना जर्मनी की प्राथमिकता बन गई है। यहाँ पर युद्धपोत बायंस की यात्रा से यह पता चलता है कि भारत और जर्मनी सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय संघ के द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को उजागर किया गया है और इसी तरीके से जर्मनी ने भी भारत प्रशांत नीति को लेकर के कुछ दिशा निर्देश 2020 में तय किए थे। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूरोप के लिए भारत की तरह यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत प्रशांत का जो व्यापारिक मार्ग है वह खुला रहे, नौवहन की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए और विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। भारत एक महत्वपूर्ण समुद्री महाशक्ति है और इस क्षेत्र में मुक्त और समावेशी व्यापार का प्रबल समर्थक है और इसीलिए यूरोपीय संघ के साथ साथ जर्मनी के द्वारा भारत को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है। अगर हम भारत प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत प्रशांत क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है वह भारत है और इसीलिए भारत जर्मनी और यूरोपीय संघ की विदेश नीति में बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो यह क्षेत्र वैश्विक आबादी का लगभग 65% है और दुनिया के 33 बड़े बड़े शहरों में से 20 इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 62% अपने में समाहित किए हुए है और इस क्षेत्र का विश्व व्यापार में लगभग 46% हिस्सा है। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है वह यह बताने के लिए दिया गया है कि आखिर भारत प्रशांत क्षेत्र का महत्व इतना क्यों है। चाहे व्यापार की बात हो, चाहे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात हो, वैश्विक आबादी की बात हो या फिर दुनिया के बड़े बड़े महानगरों की बात हो, सभी में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जिसको देखते हुए पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर रहती हैं। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का आधे से अधिक का स्रोत भी है। यह इस क्षेत्र के देशों को जलवायु परिवर्तन और सतत ऊर्जा उत्पादन और खपत जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भागीदार भी बनाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत जैसा जर्मनी भी एक व्यापारिक देश है। 20% से अधिक जर्मन व्यापार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होता है और यही कारण है कि जर्मनी और भारत दुनिया के इस हिस्से में स्थिरता, समृद्धि और स्वतंत्रता को बनाए रखने और समर्थन करने के जिम्मेदारी साझा करते हैं। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की यहाँ पे चर्चा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जर्मनी नौसेना का जो युद्धक पोत है बायंस, उसको लेकर के चर्चा की गई है और कहा गया है कि लगभग 7 महीनों से यह एशिया प्रशांत के क्षेत्र के विभिन्न देशों का दौरा कर चुका है। यह जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर इस क्षेत्र के अनेक देशों का दौरा किया है। बायस ने उत्तरी अटलांटिक संघी संगठन यानी कि नाटो और भूमध्य सागर में यूरोपीय संघ के मिशन सी गार्जियन और ऑपरेशन अटलांटा में भाग लिया। टोक्यो से बुसान के रास्ते में उसने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की निगरानी में मदद की। कहने का आशय है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जर्मनी ने अपने इंटरेस्ट को उजागर किया है जिसकी चर्चा इस एडिटोरियल में किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भले ही भारत यूरोपीय संघ के साथ और जर्मनी के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति कायम करने को लेकर के प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में इन देशों के द्वारा अपना दबदबा जमाने की कोशिश की गई तो भारत को इसका विरोध भी करना पड़ेगा। यहाँ पर जर्मनी के साथ तालमेल का जो मौका मिला है भारत को, उसको लेकर के भी चर्चा की गई है और कहा गया है एंजेला मार्केल के चांसलरशिप के 16 साल के बाद ओलाफ स्कोल्ज के द्वारा दिसंबर 2021 में जर्मन सरकार की कमान संभाली गई है और यहाँ पर अपनी प्रथम बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के चांसलर ने यह सहमति व्यक्त की है कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर भारत और जर्मनी जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने पर बात कर रहे हैं और जर्मनी अब ये समझ चुका है कि भारत के सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी वैश्विक समस्या हल नहीं हो सकती।
यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इस वर्ष जर्मनी G7 की अध्यक्षता करेगा और दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। और यहाँ पर इन दोनों के सामने यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि यह दोनों मिल करके संयुक्त रूप से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी लगातार भारत में विकास योजनाओं को सहायता देता रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जर्मनी भारत में विकास परियोजनाओं पर लगभग 1.3 बिलियन यूरो खर्च करता है और यहाँ पर जितनी राशि खर्च की जाती है उसका 90% जलवायु परिवर्तन से लड़ने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत को दिया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जर्मनी के द्वारा महाराष्ट्र के धुले में एक विशाल सौर संयंत्र का निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है और यह संयंत्र 125 मेगावाट की क्षमता वाला है, जिससे वहां के लगभग 2 लाख से ज्यादा घरों को बिजली मिलेगी और कम से कम 1,55,000 टन की वार्षिक CO2 बचत यह उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर जर्मनी के द्वारा भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है और इसी को लेकर के यहाँ पर यह चर्चा की गई है कि भारत और जर्मनी को अपने सुधर रहे रिश्तों को लेकर के और आगे बातें करनी चाहिए। इंडो पैसिफिक में खास करके दोनों देश मिल करके चीन का जो दबदबा है उसे खत्म करने को लेकर के काम कर सकते हैं, जिसकी चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है ये भारत और जर्मनी के संबंधों को लेकर के, इसको जरूर ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज संख्या 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है पीपुल कैन सून इन्वेस्ट इन इंफ्रा प्रोजेक्ट और यह टॉपिक समान अध्ययनहीन आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को यह कहा है कि केंद्र सरकार आम नागरिकों को संपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक नए मॉडल के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कम से कम 1 लाख रुपए के निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। कहने का आशय यह है कि अगर सेबी के द्वारा इसको मंजूर कर लिया गया तो यहाँ पर भारत के आम आदमी भी कम से कम 1 लाख रुपए का निवेश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कर सकते हैं। यहाँ पर गडकरी के द्वारा ये कहा गया है कि इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारतीय लोगों का सहयोग लेना है, खास करके उन लोगों का जो सड़क परियोजनाओं में न्यूनतम 1 लाख का निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निवेश करने वाले को 7.5% से लेकर के 8% का सुनिश्चित आय यहाँ से जरूर हो। आपको यह ध्यान में रखना है कि अभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पेंशन फंड और विदेशी निवेशकों के पैसे लगते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सेबी के द्वारा इसकी मंजूरी मिल जाती है तो यहाँ पर भारत के आम लोग भी इन परियोजनाओं में अपना निवेश कर सकेंगे। और सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर निवेश करने से आम लोगों को कम से कम 7.5 से लेकर के 8% का आय होता रहे। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटे लोग बुनियादी ढांचे में अपने बचाए हुए पैसे को लगा सकते हैं और यहाँ पर 7.5 से लेकर के 8% तक का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यह बहुत ही अच्छा बात होगा कि इससे प्रेरित होकर के भारत के लोग बुनियादी ढांचा विकास में अपना योगदान देंगे, साथ ही साथ उनको इससे लाभ भी होगा। यहाँ पर जो पैसे की कमी होती है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, उसको दूर करने की कोशिश सरकार करना चाहती है। यहाँ पर उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं में कृषि सबसे आगे है और इसीलिए बहुत सारे ऐसी योजनाएं जो कि सिंचाई से जुड़ी हुई हैं उसको लेकर के शुरू की गई हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्तमान में 12% से बढ़ा करके 20% किया जाए, जिससे कि ग्रामीण, आदिवासी और 120 महत्वाकांक्षी जिलों में रोजगार पैदा होंगे और रोजगार की समस्या से भी निपटारा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है उनके द्वारा कि भारत में जो इथेनॉल का उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत के द्वारा हर वर्ष 400 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जाता है,
जबकि मांग हमारे देश में 4,000 करोड़ लीटर की है और इसी को देखते हुए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय में यानी कि इस साल 550 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन की संभावना यहां पर जताई गई है। तो इस क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं जिसकी चर्चा यहां पर गडकरी के द्वारा की गई है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। खास करके जो सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आम आदमी के द्वारा कम से कम 1 लाख रुपए तक का निवेश की बात कहा गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि वैसे लोग जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, वे आसानी से यहां पर इन्वेस्ट कर सकेंगे और एक निश्चित ब्याज दर कमा सकेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द ग्राउंड रूल ऑफ द वन लैंड ऑफ मैनी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 संविधान से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस आने वाला है और उसी को लेकर के शशि थरूर के द्वारा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल लिखा गया है और यहाँ पर हमारे संविधान की जो बुनियादी बातें हैं उसको लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर 4 प्रमुख बातों की चर्चा शशि थरूर के द्वारा की गई है। यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के जो धारणा थी हमारे संविधान निर्माताओं की, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। किस तरीके से विभिन्नता में एकता को बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। पिछड़ों और दलित वर्गों को किस तरीके से आगे लाने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। हमारे देश में कानून का शासन हो, इसको लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया है उन्होंने। और सबसे अंतिम में उन्होंने संवैधानिक नैतिकता की चर्चा की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उनका कहना है कि भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में जो भारत के विचार हैं यानी कि आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें मानवाधिकार, नागरिकता के कानून, कानून के सामने समानता, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि भारत का आधुनिक विचार टैगोर और गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक प्रभाव के बावजूद हमारे संस्थापकों के दृष्टि और बुद्धि पर आधारित एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष और कानूनी निर्माण है और इसमें विशेष रूप से अंबेडकर, नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत धर्मों के लोग, बहुत भाषाओं के लोग, बहुत भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं और इसको देखते हुए ही एक समाज के निर्माण के लिए हमारे संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसे समझा गया एक समाज के निर्माण के लिए एकल नागरिकता को लेकर के उनके द्वारा हमारे संविधान में प्रावधान भी डाले गए। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया था कि मैं नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में हमारी वफादारी किसी भी प्रतिस्पर्धी वफादारी से थोड़ी सी भी प्रभावित हो, चाहे वह वफादारी हमारे धर्म से हो, हमारी संस्कृति से है या हमारी भाषा से उत्पन्न हो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, आखिर में भारतीय हों और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय हों। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा हमारे देश में एकल नागरिकता की बात कही गई, उसके प्रावधान डाले गए जिसमें कहा गया कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर धर्म, संस्कृति और भाषा के नाम पर जो एक विभाजन पैदा हो सकता था उसे दूर करने के लिए अंबेडकर जी के द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, जिसे कि हमारे संविधान में और हमारे देश में लागू भी किया गया। यहाँ पर अंबेडकर की चर्चा करते उन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी ने प्रसिद्ध रूप से यह पूछा था कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक मूल्य के सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन जब हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को देखते हैं तो यह समानता वहां पर नहीं मिलती। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण लोग यहाँ पर एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते हैं। और यहाँ पर अंबेडकर जी के द्वारा यह पूछा गया था कि हम कब तक इन विरोधाभासों के साथ जीवन जीते रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। खास करके अगर हम राजनीति की बात करें
तो हम जो वोट डालते हैं उस वोट की कीमत सभी व्यक्तियों के लिए समान है। एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का मूल्य समान होगा। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको संविधान को समझने में बहुत ही मदद करेंगी और इसी को ध्यान में रख करके आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। यहाँ पर हमारे संविधान में निम्न वर्गों को लेकर के जो प्रावधान है उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है और कहा गया है कि अंबेडकर जी जाति व्यवस्था और कई दलितों के इस डर से बहुत ही परेशान थे कि जो हमें आज़ादी मिलेगी वह केवल हमें उच्च जातियों के राजनीतिक प्रभुत्व की ओर ले जाएगी। यहाँ पर यह कहा गया है कि जाति के नाम पर अत्याचार के विरोधी और एक राष्ट्रवादी के रूप में उनका यह मानना था कि दलितों को ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए, लेकिन उन्हें नए संविधान के ढांचे के भीतर समान अधिकारों के लिए अपने संघर्ष को भी जारी रखना चाहिए, जिसका मसौदा खुद अंबेडकर जी ने तैयार किया था। और आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में निम्न वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कानून के शासन की बात कही गई है। सबसे अंतिम में संवैधानिक नैतिकता को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक नैतिकता को लेकर के अंबेडकर की जो सोच थी वो बहुत ही महान सोच थी। अंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक भावना नहीं है, इसकी खेती करनी पड़ती है, मतलब इसे बनाना पड़ता है और हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे लोगों ने अभी तक इसे नहीं सीखा है। यानी कि उनका कहना था कि धीरे धीरे लोग संवैधानिक नैतिकता को समझ पाएंगे और आने वाले नस्लों को हमें यह बताना होगा कि आखिर संवैधानिक नैतिकता क्या है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह बहुत ही जरूरी है और यह भारतीय संविधान की एक असमान विशेषता है जो किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाई जाती। यहाँ पर उनके द्वारा यह कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत में जो बातें कही गई हैं वह इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि भले ही लोकतंत्र के नियमों के अनुसार हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन सत्ता धारण करने के बाद ये प्रतिनिधि अपनी मन मर्जी नहीं कर सकें, उसको रोकने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही जरूरी थे। तो यहाँ पर हमारे संविधान के जो मूल्य हैं जिन पर हमारा देश बना है उसको लेकर के शशि थरूर के द्वारा यह चर्चा की गई है और ये जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, राजनीतिक बातों को छोड़ करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उसी को आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस पूरे एडिटोरियल को समझने का प्रयास करना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत प्रशांत जिसका केंद्र बिंदु भारत है जर्मनी की विदेश नीति में प्रमुखता से शामिल है, हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर इस कथन पर चर्चा करें। तो इस पर हमने अभी भी चर्चा की है। यहाँ पर आप जो हाल के घटनाक्रम है उसकी चर्चा करें। भारत और जर्मनी की विदेश नीति किस तरीके जुड़ी हुई है, किस तरीके से जर्मनी के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके व्यापार की आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत प्रशांत क्षेत्र में अगर जर्मनी को सफलता पानी है तो उसे भारत के सहयोग की जरूरत है, इसको लेकर के आप यहाँ पर चर्चा करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में मानवाधिकार, नागरिकता, कानून के सामने समानता जैसे मूल्यों का कितना योगदान है, इस पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में विभिन्नता है, भाषा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है और एक देश के रूप में, खास करके एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में जिस तरीके से एकल नागरिकता, मानवाधिकार, कानून के सामने सभी की समानता जैसे मूल्यों ने योगदान दिया है, उसको लेकर के यहाँ पर आपको चर्चा करना है। भारत ने जिस तरीके से प्रगति किया है उसके बहुत सारे डेटा हैं, उसका आप यहाँ पर उपयोग करें और इसको समझाने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।